आशीष सर, थैंक यू वेरी मच शो पे आने के लिए। मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा डिस्कशन इस बारे में हुआ कि आप ये जो माइंडसेट, मोटिवेशन और इस तरह का आपका एक सब्जेक्ट था, आई थिंक जिम ऑफ सोल उसका नाम है, जो आपने प्रोग्राम चला रखा है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था उस बारे में, तो आई डिसाइडेड कि लेट्स कॉल यू, लेट्स इनवाइट यू सो दैट बच्चों के बीच में आपकी जो मोटिवेशन और जो आइडियाज़ हैं, जो डायरेक्शन ऑफ स्टडीज़ हैं, जो रूल्स इम्प्लीमेंट और सजेशंस आप देंगे लोगों को, तो इस शो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिले। क्या आप थोड़ा सा, वैसे तो इंट्रो ही बोलेंगे उसको, लेकिन इन डेप्थ इंट्रो इस बारे में देंगे आप प्लीज़? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम ऑफ सोल, दिस इज़ नॉट ए काइंड ऑफ कि नाम से ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम है या कोई मेडिटेशन का जरिया है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही ऑल कि ना ही मैं कोई स्पिरिचुअल गुरु हूँ, राइट। बट जैसे हमने देखा है जो बॉडी के जिम्स हैं, है ना, जगह जगह खुले हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी मसल्स को डेवलप करते हैं एंड आपकी बॉडी को एक शेप देते हैं। तो एक थॉट आया था कि जिस बॉडी के अंदर सोल रहती है उसका क्या, बॉडी के लिए तो जिम है, तो क्यों ना एक जिम ऑफ सोल एक कॉन्सेप्ट लेके आए। और इसमें यह है कि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, कई लोगों से हम मिलते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसके माध्यम से हम रिलेट करते हैं चीज़ों को। फिजिकल जो चीज़ें हैं जो तन की आंखों से देखी जाती है, इसमें थोड़ा लेट आऊँगा, तन की आंखें और मन की आंखें, तो किस तरह से इंटेलेक्चुअल मसल्स को इंटरेक्शन के माध्यम से डेवलप किया जाए सो दैट योर सोल कैन गेट शेप्ड अप बेसिकली। मैंने कहीं कुछ समय पहले एक दो लाइनें लिखी थी कि जीवन तो एक जंगल है जहाँ हसरतों का दंगल है, रूह भटकती है दरिया की तरह पर मिलता नहीं समंदर। तो जो रूह है इसकी तीन स्टेजेस हैं, एक भटकाव है, एक घुटन है और एक तृप्ति है। तो जब भी ये भटकती है, तो अगर उस समय आपकी इंटेलेक्चुअल मसल्स डेवलप्ड हैं, तो आप घुटन की तरफ ना जा करके तृप्ति की तरफ जाने की तरफ आप अग्रसर होते हो, यू कैन से, मतलब ज़्यादा ब्राइट चांसेस हो जाते हैं कि यू आर गोइंग इन अ कंस्ट्रक्टिव मोड, नॉट ऑन डिस्ट्रक्टिव। ओके ओके। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और इसको हमने एक साइंटिफिक अप्रोच ही कही है इसको, या एग्जाम्पल सेट करके। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी देखते हैं दो तरह की दुनिया है, एक जो हमारे बाहर है, एक जो हमारे अंदर है। बाहर की दुनिया को हम तन की आंखों से देखते हैं, बाहर की दुनिया की आवाज़ हम तन के कानों से सुनते हैं। जो हमारे अंदर की दुनिया है उसकी आवाज़, जिसे हम कहते हैं दिल की आवाज़, और मन की आंखों से हम चीज़ों को देखते हैं। एक आपने सुना होगा, एक छोटा सा किस्सा है कि एक बगीचे में आम का पेड़ था, हालांकि वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि आम तोड़ना सख्त मना है ना, मगर आंखों ने, तन की आंखों ने उस पेड़ को देखा, आम को देखा, इच्छा आ गई खाने की, पैरों ने चलना शुरू किया, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, और वो पेट में गए। वहाँ माली आया, उसने आपकी पीठ पे एक लाठी मारी, देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, गया पेट में, सजा मिली पीठ को, आंसू आया आंख से। यानी जिसने जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं आए। तो सेम वे में जब आप अपनी अंदर कोई भी एक इच्छा जागृत करते हो, वो इच्छा के साथ में कुछ संकेत आते हैं। यानी एक आपकी होगी एस्पिरेशन या इंटेंशन, एक होती कॉम्पिटेंसी कि आपके अंदर वो क्षमता है भी या नहीं है, और साथ में कुछ उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं। अगर आप उन डोंट्स को ओवरलुक करते हो तो उसी तरह से होता है कि आंख से जैसे आंसू निकलते हैं, वैसे ही फिर आपकी रूह भी रोती है, क्योंकि आपने वो इच्छा जागृत करते समय ना तो अपनी क्षमताओं को देखा, ना उन रिस्ट्रिक्शंस को देखा, एंड यू जस्ट स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सो दिशाहीन जब भी कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो तन हो चाहे वो मन हो, तो वो भटकेगा। तो कोशिश ये है कि अलग अलग सिचुएशंस में क्या किया जाए। लोग, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं उन, और वो जो क्वेश्चंस करते हैं वो बड़े जेन्युइन होते हैं, वो आपसे हमसे सबसे जुड़े हुए होते हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर मैं कई बार मैं खुद भी ढूंढता हूँ, और फिर जब मैं उन्हें समझाता हूँ या बताता हूँ,
तो ये एक्चुअली इट्स ए टू वे प्रोसेस, जहाँ पूछने वाला भी उसकी इन्फॉर्मेशन डेवलप हो रही होती है और बताने वाले की भी इन्फॉर्मेशन डेवलप हो रही होती है. इट इज़ नॉट दैट कि आई एम ए गुरु एंड बाकी लोग जो हैं वो चेले हैं या स्टूडेंट्स हैं. नो, इट इज़ टू वे प्रोसेस. एंड बेसिकली वो आप इजी वे में अगर इसको कहें तो टू वे कम्युनिकेशन, सेंडर और रिसीवर वाला जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है वही उसको एक्सप्लेन करने के लिए वही. जब से बहुत अच्छा कि आपने बोला कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर सेंडर और रिसीवर के बीच में कई चीज़ें होती हैं, जैसे एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. एनकोडिंग डिकोडिंग. आपने जो कहा, क्या मैंने उसे उसी तरह से समझा या मैंने उसका कोई अलग माध्यम मतलब निकाल लिया, है ना. जैसे वो कहते हैं ना, रोको मत जाने दो. अगर रोको के आगे कॉमा लगा दिया तो अर्थ बदल गया. रोको मत जाने दो, और मत के आगे अगर कॉमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो. तो ये जो कॉमा है, ये आप स्पिरिचुअल लेवल पे जब जाते हो, रूह के बेसिस पे जब आप जाते हो, आत्मा की व्यायामशाला जैसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर ये कॉमा कहाँ लगाना है और कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, इससे समझने की कोशिश होती है. अब आने वाले टाइम में जब भी हम आगे डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब आप उसको एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है वास्तव में ये सच है. अब प्रॉब्लम क्या है कि सच जानते तो बहुत लोग हैं, मानते नहीं हैं. ट्रू. क्योंकि उसको जब तक आप अपने बिहेवियर में नहीं उतारोगे तो सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. वो ये ना, ज्ञान तो हर जगह बटा पड़ा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता. आपके- अभी मोटिवेशनल चीज़ें देखता है पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता अपने आप पे. बट सर देखिए, मोटिवेशनल चीज़ें या स्पिरिचुअल चीज़ें कोई अलग नहीं है, ये एक जीवन का हिस्सा ही है. फॉर एग्जांपल आज आपका ये सेटअप है, बहुत बड़ा आपका स्टूडियो, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडियोज यू आर हैविंग. अब आपके पास ये सब है, इक्विपमेंट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है? ये एज इट इज़ रखे हुए हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. आपको ईश्वर ने कहा जाता है कि सर्वोत्तम कृति है ईश्वर की, इंसान मानव जाति जो है सर्वोत्तम कृति है. तो आप अगर इस ह्यूमन लाइफ का अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है. न सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम है, सराउंडिंग्स के लिए भी प्रॉब्लम है. बेस्ट. तो और इसमें जो इंसान के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वो खुद को हमेशा सेंटर में रखता है. वो ये सोचता है कि इस पूरी दुनिया में वो सेंटर है और बाकी दुनिया है. यानी वो कुछ भी कर रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा असर इस दुनिया को पड़ रहा है, या दुनिया कुछ भी कर रही है तो उसका सबसे ज़्यादा असर उसको पड़ रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं. तो आपको जिसको कहते हैं ना कि भोक्ता भाव की जगह दृष्टा भाव से जब आप चीज़ों को देखना शुरू करते हो, व्हेन यू स्टार्ट कंसीडरिंग योरसेल्फ कि यू आर वन ऑफ देम, राइट. तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल, तो जब हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी के अंदर एक कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर से रिलेट कर जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अच्छा इसके साथ इतना बुरा हो गया, अब क्या करें, अब ये क्या करेगा. और जब फिर वो सारे संघर्षों से पार होकर के निकलता है, बाहर आता है, तो आप बड़े खुश होते हो. जब आपके साथ होता है तब भी आपको अपने आप को इस कैरेक्टर की तरह देखना चाहिए, दिल पे नहीं ले लेना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है. आपको ये होना चाहिए आशीष शर्मा के साथ ऐसा हो रहा है, देखते हैं आशीष शर्मा क्या करता है, या अमित ओझा के साथ ये हो रहा है, देखते हैं अमित ओझा क्या करता है. व्हेन यू स्टार्ट डिटैचिंग योरसेल्फ विद सेल्फ तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. अच्छा सर, आपके हिसाब से जो लोग जो हैप्पीनेस ढूंढते हैं अपने अंदर, अपने हर एक का एक मिसकंसेप्शन वो बना के रखते हैं कि पैसे से खुशी मिलेगी या किस चीज़ से खुशी मिलेगी, कुछ पालूं तो खुशी मिलेगी. तो वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, हैप्पीनेस का मिसकंसेप्शन लोगों को क्या हो जाता है. देखिए, हैप्पीनेस एक्चुअली अगर एक वर्ड में कहा जाए, एक सेंटेंस में, तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ माइंड जैसा है वो हैप्पीनेस है. अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड खुश है, फॉर एग्जांपल आप यू आर बेड रिडन, आपका एक्सीडेंट हो गया या आप डेथ स्टेज पे भी है, और आपके पास अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पे आप खुश हो सको, और आपका पुराना बचपन का दोस्त आके आपको देखने आता है, तो इवन उस सारी कंडीशन के बावजूद यू फील हैप्पी. तो हैप्पीनेस जो है इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, नंबर वन. सेकंड, आपने बोला कि किसी को सफलता पाने से खुशी मिलती है, किसी को पैसा कमाने से खुशी मिलती है, किसी को कुछ अचीव करके खुशी मिलती है. खुशी स्टेट ऑफ माइंड है बट टेम्परेरी है. कोई भी चीज़ को हासिल करने से पहले तक एंग्जाइटी रहती है और उसको हासिल करते ही खुशी होती है, लेकिन वो खुशी उसको हासिल करने के कुछ समय बाद गायब हो जाती है और वो दूसरा टारगेट ढूंढती है खुश होने का.
लेकिन एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ये नहीं मानना है कि हर इंसान खुश होना चाहता है या रहना चाहता है। सभी लोग इस दुनिया में अल्टीमेटली एक चीज़ चाहते हैं, अंततः, वो है सुकून। ट्रू। ठीक है, अगर आप खुश हो गए तो टेम्परेरी है, लेकिन सुकून परमानेंट है। अब सुकून और खुशी के अंदर जो फ़र्क है वो बड़ा बारीक सा फ़र्क है और बहुत प्यारा फ़र्क है। कुछ भी आपको पाना है, जब आप पाते हो तो आप खुश होते हो। आपने अच्छी कॉलेज में एडमिशन लिया, आप खुश हो गए। आपको अच्छा करियर मिला, आपको अच्छी नौकरी मिली, आप खुश हो गए। आपने कार खरीदी, आप खुश हो गए। आपने बंगला खरीदा, आप खुश हो गए। लेकिन आपने अपनी मदर को, जिनसे आप फादर से मदर से इतना सा टाइम से पैसे लेते आए थे, गिफ्ट्स लेते आए थे, आपने उनको कुछ दिया तो आपको सुकून मिलता है। तो पाने से खुशी मिलती है, देने से सुकून मिलता है। बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सप्लेन किया। और अल्टीमेटली लाइफ में सबको सुकून चाहिए। तो लोग ये भूल जाते हैं कि जो आपको चाहिए वो देने से मिलेगा, वो पाने से नहीं पाने से मिलेगा। नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू बी ए गिवर टू गेट सुकून। ये बेसिकली इसको यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनको अभी सुकून नहीं चाहिए, ऐसा लगता है आपको? सर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। आजकल यंगस्टर्स जो हैं, मेरा ये मानना है कि बहुत मैच्योर है। हाँ, चूंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं उनके सामने तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। बट अगर आप उनके आईक्यू को देखें या उनके ऑब्जर्वेशन को देखें तो वो कहीं से भी किसी एक्सपीरियंस, हम कभी भी देखिए, एज जो है वो कभी भी इस बात का की गारंटी नहीं होती है कि आप कितने मैच्योर हैं। हम्म, जो यंगस्टर्स की आपने बात की, भगत सिंह के जो कॉन्सेप्ट्स थे, ही डाइड एट द एज ऑफ 23, बट उनकी आप नॉलेज अगर देखेंगे तो वो बहुत दूर की थी। इवन स्वामी विवेकानंद, ही डाइड एट द एज ऑफ 43 44, बट वो सब कुछ वो प्राप्त कर चुके थे जो लोग पूरी ज़िंदगी गुजर जाती प्राप्त नहीं कर पाते। सो यंगस्टर्स की जहाँ तक बात आती है, यस आई डू एग्री कि चूंकि चीज़ें बहुत सारी हैं। अब क्या है कि इतनी सारी चीज़ें सराउंडिंग में चल रही हैं, जैसे पानी का जहाज होता है, उसके आसपास पानी ही पानी होता है, उसी में तैरता है वो। लेकिन क्या हो कि वो पानी अंदर आ जाए, जहाज डूब जाएगा। जहाज डूब जाए। तो प्रॉब्लम ये है यंगस्टर्स के साथ में कि बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग्स में चल रही हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। या तो उनको पता ही नहीं है कि रिक्वायरमेंट सुकून की है या नहीं, यही नहीं पता। देखिए, आप खोए रही, ये आपकी इच्छा है। हाँ। मतलब इट्स योर बेबी। आपको जिंदगी भर खुशी में रहना है, सुकून नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सुकून नहीं चाहिए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू विल रियलाइज कि यार बस बहुत हो गया, मुझे सुकून से रहना है। आप 20 साल के हैं तब भी आपको सुकून मिल सकता है अपने से कम योग्य बच्चे को पढ़ा के उसकी मदद करके। यू आर गिविंग, इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग मनी। यू कैन गिव सम इंफॉर्मेशन, यू कैन गिव सम नॉलेज, यू कैन गिव सम सर्विस। तो जितने भी हम लोग होते हैं कि जितना आपको देने की आदत पड़ जाएगी कि वॉट एवर यू हैव यू नीड टू शेयर इट। धन हो चाहे विद्या हो, इसकी 3 ही गति हैं। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग, वरना नाश ही होना है। आशीष सर, यंगस्टर्स को मैंने मेंशन किया था बेसिकली क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। लाइक कभी कुछ काम करते हैं कि ये स्टडी बेटर है या वो स्टडी बेटर है। 2 तरह की मेंटालिटी चलती है, अप्रोच चलती है। एक कि आपको जो आपने सोचा है उस पे संघर्षरत रहना है। दूसरा, आपको लगता है कि आपकी चीज़ आपके बस की नहीं है तो आप शिफ्ट कर जाते हो। अब जैसे मैंने आपको कहा था, देखिए क्या है कि सारी चीज़ों का सार घूम फिर के वही आता है। जैसे मैंने आपको कहा था, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया। तो आपके बाहर जो भी है, जो आपको आंखों से दिख रही है, वो परिस्थिति है, सिचुएशन है। और जो आपके अंदर है, उसकी वजह से जो आपके अंदर आप फील कर रहे हो, मन स्थिति है। तो 2 चीज़ें होगी, मन स्थिति और परिस्थिति। परिस्थिति बदलनी है तो आपको मन स्थिति बदलनी पड़ेगी, सिचुएशन और माइंडसेट। माइंडसेट, यस। और मन स्थिति अगर बदलनी है तो परिस्थिति बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेम माइंडसेट के साथ में सेम सिचुएशन को चेंज कर सको, या सेम सिचुएशन के को सराउंडिंग में रखते हुए आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सको। तो ये दोनों रिलेटेड है। अगर आपको अपनी मन स्थिति बदलनी है तो आपको परिस्थिति बदलनी पड़ेगी, और अगर आपको अपनी सिचुएशन चेंज करनी है तो आपको अपनी मन स्थिति बदल। आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी अपनी सिचुएशन चेंज करने के लिए, और अप्रोच चेंज करने के लिए आपको सिचुएशन बदलनी पड़ेगी। यू नीड टू शिफ्ट योर सराउंडिंग्स। जैसे कि कहा जाता है कि साहित्य, संगीत और संगति,
तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संगति, है ना। संगति ये व्यक्ति के पर्सनालिटी पे इमीडिएट इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जांपल, आप अभी में जाते हैं, कार में जाते हैं और म्यूजिक चल रहा है, गज़लें चल रही हैं, तो आप बड़े आराम से चलते हो। लेकिन अगर कोई फास्ट बीट का म्यूजिक शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बिकॉज म्यूजिक सीधा इफेक्ट डालता है। सीधा डालते हैं। लिटरेचर जो आप पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप जो जासूसी किताबें ज़्यादा पढ़ते हो, तो आप हर एक को शक से देखने लगते हो, हर चीज़ को, बिकॉज आपके सराउंडिंग में पूरा वो जासूसी एंड वो सारी चीज़ें हैं। रोमांटिक अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आप रोमांस ढूंढने लगते हो, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक रोमांस को फील करते हो। तो साहित्य का भी बहुत फर्क पड़ता है, द काइंड ऑफ लिटरेचर यू रीड। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संगति, द काइंड ऑफ कंपनी यू आर इनटू, वो सीधा सीधा आप पे इफेक्ट डालती है। तो आप जब ये हम बात करते हैं अपनी मनस्थिति को ठीक करने की, तो परिस्थिति क्या क्या है, सराउंडिंग्स क्या क्या है, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, और किसके साथ आप रह रहे हो, समय बिता रहे हो। अगर उनके साथ रहते हुए आपकी मनस्थिति डिटोरिएट हो रही है, नेगेटिव हो रही है, तो प्लीज चेंज दैट। उसको चेंज किए बिना ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, आपकी मन स्थिति चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं हो सकती। सो इट इज़ ऑलवेज ये एक्सटर्नल और इंटरनल का एक ब्रिजिंग करनी पड़ती है। लोग जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअल के अंदर हम ध्यान लगाने हैं, तो ध्यान कब लगाते हैं, तो आंखें बंद कर लेते हैं। अंदर ही आंखें क्यों बंद करते अंदर ही हैं? देखते क्योंकि तब आपको मन की आंखों से देखना है, तन की आंखों से आपको कुछ और दिखेगा, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। रहा सवाल यूथ का, तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सारी चीज़ें पैकेज में आती हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि प्योर उसका एक फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो वो पहाड़ तोड़ने के काम में भी आता है और दूसरी चीज़ों के काम में भी आता है जो मानवता के खिलाफ है। तो हर चीज़ का एक अलग एंगल होता है। तो यूथ के पास में आज जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत तेज़ी से आ रही हैं। जो पुरानी जनरेशंस थी, उनका जो चेंज था, उनकी सराउंडिंग्स में जो चेंज था, वो एक क्रमिक परिवर्तन था, ग्रेजुअल, धीरे 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 धीरे, जैसे ऐसे ढलान ऐसे, अभी ऐसे हो गया, एकदम सडन चेंज हो गया, एक्सट्रीम चेंजेस हो गए। और सबसे बड़ी बात जो ये आपका दुश्मन मैं सबसे ज़्यादा बड़ा मानता हूँ, मोबाइल फ़ोन। इंफॉर्मेशन एक्चुअली पूरी दुनिया आपके हाथों में है। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी मन स्थिति पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से क्या चुनते हो, आप क्या देख रहे हो। सब कुछ अवेलेबल है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या देख रहे हो। अगर आपके पास में 5 गमले रखे हैं, उन 5 गमलों में से एक में आप बहुत अच्छा पानी डाल रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, और बाकी 4 को कम दे रहे हो, तो डेफिनेटली जिसमें ज़्यादा आप पानी डाल रहे हो या जिसको ज़्यादा ख्याल कर रहे हो या जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, वो डेफिनेटली ज़्यादा ग्रो करेगा। तो जब आपके पास में डिस्प्ले में इतनी सारी चीज़ें हैं, दुनिया आपके हाथ में है एक तरह से, पूरी दुनिया, अब आप उसमें क्या देख रहे हो ये आपके हाथ में। अब उसमें आप जो ज़्यादा देख रहे हो, यानी आपका ध्यान उस तरफ है, तो उसी तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या देख करके अपने अंदर की जो सराउंडिंग है उसमें किसको ज़्यादा पानी, पौधा, मतलब किस पौधे को आप ज़्यादा पोषित कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो। तो ये यूथ को थोड़ा सा समझना चाहिए। एंड एक और प्रॉब्लम है यूथ के साथ में कि सो कॉल्ड ये प्यार करने की और करियर की उम्र एक ही होती है। ये सही है। ये तो बहुत लगभग सारे ही यूथ यस उस एज से निकलते हैं। अच्छा, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा, पहले की सोसाइटी में इसको गलत टाइप से माना जाता था, आजकल इसको एक्सेप्टेबल मान लिया गया। किसी भी चीज़ को एक्सेप्टेबल मान लेना वो इसलिए होता है कि हमें लोग पुराने ज़माने का समझेंगे एंड ऑल, ओल्ड स्कूल। बट ये जो है, आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ हो रही है ये इन्फैचुएशन है। भाई प्यार करने की तो कोई उम्र होती नहीं, किसी भी उम्र में आप प्यार कर सकते हो, लेकिन ये जो इन्फैचुएशन है, अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको करियर देखना है या आपको इन्फैचुएशन को फोकस करना है। आप जिसमें ज़्यादा पानी डालोगे, हाँ एक बात पक्की है कि अगर आपने करियर पे फोकस किया तो जिसका जो इन्फैचुएशन है वो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आ ही जाएगा। लेकिन इसका वैसी वर्षा वैसा नहीं है। अगर आपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो सर्टेन कुछ साल ही होते हैं, 2-4-5 साल, जिसमें उसमें से रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न भी है, हार्मोन्स भी डेवलप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और साथ में आपको एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं आपको, तो उसमें ही फोकस करना है। वहीं मैंने आपको कहा कि जहाज के आसपास पानी होता है, अगर अंदर आ गया तो जहाज डूब जाएगा। तो आपको ये देखना है कि वो बॉर्डर लाइन क्या है। समुद्र के किनारे में आपने देखा होगा कि पक्षी बैठे रहते हैं,
और वो बड़े उस पॉइंट पे बैठते हैं कि जहां तक लहर आती है उसके जस्ट इधर तक, अगर वो 1 इंच भी उधर हो जाए तो वो लहरों में डूब जाएंगे। तो ये जो लाइन की कहां तक कहां रुकना है वो डिसाइड करना जरूरी है, और उसी के लिए एक्चुअली हम इस इंटेलेक्चुअल मसल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई एज बार नहीं है कि ये सिर्फ यूथ के लिए है। भाई अगर यूथ ही ऐसा होता कि डिस्ट्रैक्ट होता या डिप्रेस होता, तो मैंने देखा 40 साल का आदमी भी सुसाइड करता है, 45 साल के लोग भी सुसाइड करते हैं, 60 साल का व्यक्ति भी सुसाइड कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है, आईआईटी के को इतना बड़ा हुआ बना दिया गया है। मैं तो बड़ा वो कहता हूँ कि लास्ट ईयर 71 स्टूडेंट्स दे कमिटेड सुसाइड इन कोटा इटसेल्फ। तो ये समझने की बात है कि क्या आईआईटी बच्चे की चेहरे की मुस्कुराहट से भी बढ़ के होगी। बल्कि मैं तो कई बार पेरेंट्स को समझाता भी हूँ, जब जेई के पेरेंट्स से मिलता हूँ तो उनको कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपके बच्चे की मुस्कान। फर्ज करें वो आईआईटी में चला भी जाता है, अच्छा जॉब भी ले लेता है, अमेरिका सेटल हो जाता है, और जब आप उससे मिलने वहाँ जाते हो सब कुछ उसके पास है, लेकिन अगर वो खुश नहीं है तो फिर क्या है आईआईटी। अच्छे बड़ी चीज़ें देखना, सपने देखना, उनको पूरा करने की कोशिश करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए एक बात ज़रूरी है कि वो जो भी करो खुश रहते हुए करो। अगर वो नहीं मिला तब भी खुश रहने का एक रीज़न ढूंढो और आगे बढ़ो। तो रीज़न मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिम ऑफ सोल का, वो यही है कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल मसल्स को डेवलप किया जाए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है गहन सोच। हाँ, हिंदी में। हाँ, इसको हिंदी में हम कहते हैं गहन सोच। तो अब ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जब क्रिकेट मैच आ रहा होता है तो जब बॉलर दौड़ रहा होता है तो आपको टीवी पे क्या दिखता है, बॉलर, नॉन स्ट्राइकर का बैट्समैन, एम्पायर, स्ट्राइकर बैट्समैन और विकेट कीपर, बस वो दिखता है। मगर क्या यही सच है? बाकी सब भी तो उसके अलावा भी 9 लोग ग्राउंड में हैं और 50,000 दर्शक भी हैं, है ना, स्टेडियम में, पर उस समय वही दिख रहा है। तो सिर्फ यही इतने तक को देखना नहीं, जो नहीं दिख रहा है उसको देख लेना, जो नहीं लिखा गया है उसको पढ़ लेना, जो नहीं कहा गया है उसे सुन लेना, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग। और उसका सिंपल है कि सच को सिर्फ जानना नहीं है, मानना भी है। जिस दिन आपने सच को जानने के साथ साथ मानना भी शुरू कर दिया तो आपने अपने अंदर एक इंटरनल डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया। और इंटरनल डिसिप्लिन जब आपने क्रिएट कर लिया, यानी अब आप स्व अनुशासित हो गए। अब यू डोंट नीड एनीवन टू कीप आईज ऑन यू। आपको कोई और नहीं चाहिए आपकी चौकीदारी करने के लिए। आप खुद स्वयं की चौकीदार जब बन जाते हो तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है और अच्छी हो जाती है। आसान हो या मुश्किल, लेकिन अच्छी जरूर हो जाती है। अंततः वो आपको पे करती है पॉजिटिवली। सेल्फ डिसिप्लिन, बेसिकली सेल्फ डिसिप्लिन जो है आपको कोई नहीं देख रहा है। जैसे रेड लाइट जब क्रॉस होती है दिन में तो ठीक है, पुलिस वाला खड़ा है, लेकिन मजा आता है जब पुलिस वाला नहीं है, फिर भी आप खड़े हैं। तो वो चीज की कोई नहीं देख रहा है लेकिन मैं तो खुद को देख रहा हूँ, वो संतुष्टि वही होती है। वही है। और सुकून तभी मिलना है आपको, सुकून बाकी चीजों से नहीं मिलना। खुशी मिल सकती है। मैंने आज ट्रैफिक वाले को गच्चा दे करके भाग गया, हाँ, वो आधे तो बहुत अपने खुश हो गए कि हमने आज उसको डोज दे दी, लेकिन वो खुशी उस दिन खराब हो जाएगी आपकी जिस दिन किसी ने टक्कर मार दी और टांग टूट गई। अब जिंदगी भर आप फिर वो रील बनेगी। राइट। तो क्योंकि वो कभी ना कभी होना है। नियम जो प्रकृति ने बनाए जब अगर आप तोड़ोगे तो आज नहीं तो कल उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स, जैसे बच्चे बात करते, बच्चे भी क्या बड़े भी हैं, अगर 2 लेडीज हैं पार्क में टहल रही हैं तो बात करते करते कोई अपनी सास की बात कर रही होगी या हस्बैंड की बात कर रही होगी, जो भी कर रही होगी, एक झाड़ी या पेड़ दिखेगा, बात करते करते पत्ता तोड़ा, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल किया बात करते करते और थोड़ी देर में फेंक दिया। अब उनको अगर रोक के पूछा जाए कि 1 मिनट, ये पत्ता अभी अच्छा लग रहा है आपको, ये नीचे पड़ा हुआ या जो इस पर टंगा हुआ था अच्छा लग रहा है? कहेगी नहीं, टंगा हुआ अच्छा लग रहा था, तो क्यों किया, क्या रीजन है? ये तो वो वाली बात हुई कि आप चल रहे हो, एक ब्रिज के ऊपर एक छोटा बच्चा खड़ा है, आपने उसको उठा करके नदी में डाल दिया और आगे बढ़ गए। आपने उस पत्ते को अपने परिवार से अलग क्यों किया? अगर लकड़ी काटनी है काटी, अगर उसका कुछ यूज आ रहा है, लकड़ी कट रही है, लकड़ी से कुछ और आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन बेवजह सिर्फ कोई पर्पस नहीं है, बस उसको तोड़ा ओड़ा फेंक दिया। एंजाइटी इशू होगा, कुछ भी नहीं, मतलब आपको उससे क्या मिला?
यू डिडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम करते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, और उस पर ध्यान भी नहीं देते हम उस पर लोग। ध्यान ही नहीं देते। तो पर्पस जो है बेसिकली वो यही है कि इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए जैसे आपकी एनर्जी है, वैसे जैसे आपकी सांसें हैं, वैसे आपके इमोशंस हैं, ये सब लिमिटेड है। इनको कब कहाँ किसके ऊपर किस तरह से खर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपकी जेब में 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ कहाँ खर्च करना है, किस तरह से खर्च करने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने गैर जरूरी चीज़ पर 80 रुपये खर्च कर दिए तो वो आपकी बेवकूफ़ी है ना। तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज लेना, गलतियां भी होंगी, उसकी नॉलेज लेना, ये समझना कि हाँ मेरी क्षमताएं कितनी हैं, जैसे कि आपकी सांसें, आपके इमोशन, ये भी एक तरह से आपकी क्षमताओं के ही अंदर ही काउंट होते हैं। तो आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, उस कॉम्पिटेंसी के दायरे में रहते हुए या तो आप एस्पिरेशंस रखो, आकांक्षाएं उसी तरह से पालो जितनी आपकी कॉम्पिटेंसी है, या अगर आकांक्षाएं कॉम्पिटेंसी से बड़ी है तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा सको। दोनों में से एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, बट लिमिटेड कॉम्पिटेंसी के साथ में आप लिमिटेड जो आपके एस्पिरेशंस है वो ही कैलकुलेट कर सकते हो, वरना एक चीज़ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और एक को बढ़ाओगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, तभी वो पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। एक और अमित जो एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मैंने चीज़ देखी है, कॉम्पिटेंसी की बात आई है तो बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोगों को जज करते हैं उनकी कॉम्पिटेंसी से, लेकिन हम चाहते हैं हमें जज किया जाए हमारी इंटेंशन से। जजमेंट के लिए एक वो भी तो फैक्टर होता है कि क्या पहनावा है। यस, ये तो एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल। बाकी अगर अपन दार्शनिक रूप से सोचें या दर्शन के हिसाब से देखें, तो अगर एक फादर की इंटेंशन है कि अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाए, बहुत महंगे उसमें पढ़ाए, और वो उसके लिए मेहनत भी बहुत कर रहा है, लेकिन वो कमा नहीं पा रहा उतना, खूब उसने मेहनत की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाया जितना कि उस कॉलेज की फीस है। बच्चा सोचेगा नहीं मेरे फादर, वो उसकी इंटेंशन नहीं देख रहे, वो उसकी क्षमता देख रहे हैं। अब वही बच्चा, उसने खूब मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी वो एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाया या उतनी परसेंटेज नहीं ला पाया। वो क्या चाहेगा बच्चा, परसेंटेज ना देख के मेरे को ये देखा जाए कि मैंने मेहनत, इंटेंशन मेरी कितनी अच्छी थी। एग्जैक्टली जो तो जब बात आप पे आती है तो आप चाहते हो कि लोग आपको इंटेंशन से जज करें, लेकिन आप जज करते हो लोगों को कॉम्पिटेंसी से। ये जो चीज़ें हैं, ये फ़र्क जो है, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा आपको सफोकेट करता है। जो इंटरनल सफोकेशन जो है आपकी, जो आत्मा की व्यायामशाला का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका फिगर एक होना चाहिए, मतलब पैरामीटर एक होना चाहिए। पैरामीटर। अगर आप किसी को इंटेंशन, आप चाहते हो आपको इंटेंशन से जज किया जाए, तो आप भी इंटेंशन से जज करें। अगर आप सोचते हो आपको कॉम्पिटेंसी से जज किया जाए, तो आप सामने वाले को भी कॉम्पिटेंसी से जज करें। ये नहीं हो सकता, दो पैरामीटर्स नहीं हो सकते। और जो ऐसा कर लेते हैं, मैंने देखा है कि उनकी रूह का भटकाव जो है वो तृप्ति की तरफ जाता है, घुटन की तरफ नहीं जाता। हाँ, वो इतना माइंडसेट को परिस्थितियों के हिसाब से चेंज जो कर लेगा वो सक्सेसफुल रहेगा, करना ही सुसाइड पड़ेगा भी नहीं आपको। होगी। एग्जैक्टली। सुसाइडल सिचुएशन टेंडेंसी वो यही है कि वो माइंडसेट को बदल नहीं पा रहा। जितना आपने समझाया वो मैं समझ पा रहा हूँ, वो यही बात है। एग्जैक्टली, मतलब वो उसी मन स्थिति में रहते हुए वो चाह रहा है परिस्थिति बदल जाए, उसी माइंडसेट में रहता हुआ वो चाहता है उसकी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए। वो पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट ही और शी नीड टू चेंज हिज और हर माइंडसेट।